लेसन नंबर 1 में हमने विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र सीखा था। विद्युत क्षेत्र सभी प्रकार के आवेशित पदार्थ द्वारा उत्पन्न होता है। सभी आवेशित पदार्थ विद्युत क्षेत्र पैदा करते हैं और उस विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक स्थान पर या प्रत्येक बिंदु पर हमने एक भौतिक राशि बताई थी, अस्तित्व है ऐसा हमने सीखा था। और वह भौतिक राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम कैपिटल ई से दर्शाते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता नाम की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नाम की राशि का अस्तित्व होगा। इस पाठ में लेसन नंबर 2 में हम ऐसी ही भौतिक राशि सीखेंगे जो विद्युत क्षेत्र के साथ संबंधित है, और वह है स्थिर विद्युत विभव। विद्युत विभव हर एक आवेशित पदार्थ अपने आसपास के अवकाश में अमुक दूरी तक विद्युत क्षेत्र का प्रभाव पैदा करते हैं, विद्युत क्षेत्र पैदा करते हैं। और उस विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर एक और भौतिक राशि का अस्तित्व है। वो भौतिक राशि विद्युत विभव है। विद्युत विभव क्या होता है, इसी को हम यहाँ पर समझने की शुरुआत करने जा रहे हैं। विद्युत विभव में, स्थिर विद्युत विभव में सबसे पहले हम परिभाषा सीखेंगे और परिभाषा का उपयोग करके किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यापक अर्थ समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब जरा देखें तो विद्युत विभव क्या है, उसको पूरी तरह से सीखें। हर एक आवेशित पदार्थ अपने आसपास के अवकाश में विद्युत क्षेत्र पैदा करता है। तो मानो ये रहा अवकाश, ये रहा विद्युत क्षेत्र वाला अवकाश। ये विद्युत क्षेत्र है, 3 परिमाणिक है। और विद्युत क्षेत्र ये जो है, ये किसी भी आवेशित पदार्थ द्वारा, किसी भी प्रकार के आवेशित पदार्थ द्वारा पैदा हुआ हो सकता है, चाहे वो बिंदुवत हो, रेखीय हो, पृष्ठ हो, डायपोल हो या ऐसा कोई भी। ये विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ है। अभी हम स्रोत नहीं दिखा रहे हैं, बराबर। तो ये है विद्युत क्षेत्र, जरा ख्याल करना, ये विद्युत क्षेत्र है, किसी आवेशित पदार्थ ने पैदा किया है। इस विद्युत क्षेत्र में जो स्थान होते हैं, बिंदु बोलते हैं जिसे, हर बिंदु पर तीव्रता नाम की राशि है, जिसको हमने लेसन नंबर 1 में सीखा था। अब यहां हम ये बात कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में हर स्थान पर, हर बिंदु पर एक और भौतिक राशि भी होती है, जिसे हम विद्युत विभव के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही हमने एक विद्युत क्षेत्र लिया है और विद्युत क्षेत्र में हम एक बिंदु लेते हैं, स्थान लेते हैं, और ये बिंदु को हम बोल रहे हैं P। P बिंदु है जो विद्युत क्षेत्र का है। और ये जो मैंने सीमा दिखाई है, माने यहां तक स्रोत आवेश का विद्युत क्षेत्र है, इसके बाद विद्युत क्षेत्र नहीं है। जहां से विद्युत क्षेत्र समाप्त सा हो जाता है, उसी जगह को हम अनंत कहते हैं, विद्युत क्षेत्र नहीं है। यानी ये विद्युत क्षेत्र विहीन अवकाश है और ये विद्युत क्षेत्र वाला अवकाश है। और विद्युत क्षेत्र किसी स्रोत द्वारा पैदा हुआ है। अब हम पहले तो विद्युत विभव की परिभाषा समझेंगे, फिर उसके अर्थ को, उसके गणितीय रूप को, उन दोनों को भी समझेंगे। विद्युत विभव क्या होता है, जरा परिभाषा को ढंग से सीखना। स्थिर विद्युत विभव है, पर पूरे पाठ में स्थिर विद्युत विभव ही है, इसलिए हम स्थिर शब्द ना बोलकर विद्युत विभव बोला करेंगे। तो विद्युत विभव की जरा परिभाषा देखें, फिर उसको ढंग से इस पर हम लागू करें, ताकि विद्युत विभव पूरा ही समझ में आ जाए। विद्युत विभव
अदिश राशि है और इस भौतिक राशि को हम कैपिटल V से दर्शाते हैं। तो इसका संकेत भी मैं कोष्टक में लिख देता हूं और यह संकेत है V। अब जरा विद्युत विभव का अर्थ समझें, परिभाषा समझें। तो परिभाषा यह है कि अनंत से एक कूलम धन आवेश को या इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, ये बिंदु मैंने पसंद किया है, जिस किसी बिंदु की हम बात कर रहे हैं या दिए गए बिंदु की बात कर रहे हैं वो बिंदु ये रहा। तो अनंत से, पहले परिभाषा लिखूं फिर उसकी चर्चा करूं। अनंत से, अनंत मैंने बताया, अनंत से एक कूलम धन आवेश को, एक कूलम धन आवेश को, इस एक कूलम धन आवेश को हम इकाई धन आवेश भी कह सकते हैं। अनंत से एक कूलम धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र भी दिखाया है, अनंत भी दिखाया है और वो बिंदु भी दिखाया है। अनंत से एक कूलम धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने के लिए वो जो परिभाषा में किसी बिंदु की बात की है वही बिंदु P है। तो अनंत से एक कूलम धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने के लिए क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य को जरा अंडरलाइन करें। क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को करना पड़ता है, उसी कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव बिंदु का होता है, विद्युत विभव कहते हैं। ये विद्युत विभव का परिभाषा है, अर्थ है। अनंत से एक कूलम धन आवेश को, ये काल्पनिक भी ले सकते हैं, एक कूलम धन आवेश को या इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने के लिए क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। अब जरा ख्याल करें चित्र पर आकर, ये विद्युत क्षेत्र अवकाश है और यहां पर माना विद्युत क्षेत्र समाप्त हो रहा है और जहां पर विद्युत क्षेत्र समाप्त सा हो जाता है उसी को हम अनंत कह रहे हैं। अब यहां पर हम एक कूलम धन आवेश रख रहे हैं, धन लेना है और एक कूलम मानवाला लेना है। ये रहा एक कूलम धन आवेश। ये एक कूलम धन आवेश को यहां से यहां लाना है। यहां से यहां लाने के लिए हमको क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ये बात जो हमने परिभाषा में दर्शाई है कि क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, उसको जरा चित्र से समझें। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये जो विद्युत क्षेत्र वाला अवकाश है ये किसी बिंदुवत धन आवेश से पैदा हुआ है। थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, तो कहीं भी ले सकता हूं मैं। तो ये लिया मैंने स्रोत आवेश, कैपिटल Q, ये स्रोत आवेश है। और हम जानते हैं पाठ 1 से स्रोत आवेश क्षेत्र पैदा करता है और ये क्षेत्र इसी कैपिटल Q स्रोत आवेश ने पैदा किया है। अब पूरी परिस्थिति को, पूरी परिभाषा को चित्र पर ले जाएं। एक कूलम धन आवेश को यहां से यहां लाना है तो हमको जो विद्युत बल, जब एक कूलम आवेश को हम पास में लाएंगे, P की तरफ ले जाएंगे, तो ये धन आवेश उस धन पर अपाकर्षण बल लगाएगा।
सजातीय आवेश के बीच में अपाकर्षण बल लगता है, तो ये धन आवेश उस धन पर अपाकर्षण बल लगाएगा। तो हमको अगर इसको यहां से यहां लाना है तो जितना अपाकर्षण बल लगता है उतना बल हमको लगाना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र वाला बल ये दिशा में लग रहा है अपाकर्षण बल, तो हमको विपरीत दिशा में, क्षेत्र के विरुद्ध विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ेगा। और हम बल लगाएंगे और ये दूरी तय करेगा और कार्य होगा। जब हम किसी पदार्थ पर बल लगाते हैं वो दूरी तय करता है तो कार्य होता है, कार्य होगा। वही कार्य यहां से यहां लाने के लिए जो हमने बल लगाया और 1 कूलम धन आवेश ने यहां से यहां जो दूरी तय की, बल लग रहा है, दूरी तय हो रही है, तो कार्य हुआ कहा जाएगा। वही कार्य को बिंदु P का विद्युत विभव कहते हैं, क्योंकि कार्य अदिश राशि है। हम परिभाषा में बोल रहे हैं कि होने वाले कार्य को, कार्य अदिश है और इसलिए विद्युत विभव भी अदिश राशि है। इसका केवल मान होता है, इसकी दिशा नहीं होती। तो ये चीज है। अनंत से 1 कूलम धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, वो बिंदु कहीं भी ले सकते हैं, किसी बिंदु तक लाने के लिए क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ये मैंने जो बात बताई यहां पर धन रखकर, वो इसलिए बताई ताकि हम ये समझें कि क्षेत्र के विरुद्ध का क्या मतलब है। अब हम वापस इसको हटाकर क्षेत्र पर आ जाएंगे। तो ये रहा विद्युत क्षेत्र, ये 1 कूलम आवेश है। विद्युत क्षेत्र किसी से भी पैदा हुआ हो सकता है, सभी जगह पर तीव्रता है, ठीक है। और हम 1 कूलम आवेश को यहां से यहां ला रहे हैं। अब इस रास्ते का जरा विचार करो। अनंत से P का जो रास्ता है, पथ है, उसका जरा विचार करें। देखें, अगर हम इधर धन रखते हैं तो जो विद्युत क्षेत्र है वो ये दिशा में होगा। अगर हम इधर स्रोत आवेश को दर्शाते हैं और वो मान लो धन है तो विद्युत क्षेत्र ये दिशा में होगा, तीव्रता ये दिशा में होगी। अगर इसकी रेखा पर हम धन रखते हैं तो तीव्रता ये दिशा में होगी। तो ये तीव्रता की दिशा है, ई की दिशा है। अब ख्याल करें, हमको जो बल लगाना है वो बिल्कुल उतना ही लगाना है जितना विद्युत क्षेत्र इस पर बल लगाता है। इस बात को समझने के लिए हम एक चीज को और भी ख्याल करें। हमने पिछले पाठ में सीखा था कि विद्युत क्षेत्र में आवेश पर, कोई भी विद्युत आवेश पर बल लगता है। जरा इसको मैं यहां दर्शाना चाहूंगा, यहां पर साइड में जरा देखें, है ये एक्स्ट्रा लेकिन इसी के संदर्भ में है। मानो ये रहा विद्युत क्षेत्र, समान लेता हूं, विद्युत क्षेत्र सदिश ई है और समान है। हम ये सीखे थे कि विद्युत क्षेत्र में यदि कोई भी आवेशित कण रखा जाएगा तो उस आवेशित कण पर बल लगता है। अगर हम यहां Q आवेशित कण रखते हैं, स्मॉल q, विद्युत क्षेत्र मौजूद है और धन आवेशित कण Q रखा तो इस पर बल लगेगा और इस पर जो बल लगेगा उसका मान होगा F बराबर QE। विद्युत क्षेत्र में Q आवेश रखने पर इस पर बल लगता है। और दूसरी बात, अगर धन आवेश रखेंगे तो क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और ऋण आवेश रखते हैं तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। क्षेत्र आवेशित कण पर बल लगाता है। अगर धन आवेश रखते हैं तो ये दिशा में बल लगता है, जिसको हम विद्युत बल कहते हैं, F बराबर Q, ये दिशा में, ये उसका मान है। और अगर ऋण आवेश रखा होता, धन Q के बदले माइनस Q आवेश रखा होता तो इस पर इस दिशा में बल लगता और इसका मान होता F बराबर QE।
अगर ये Q है तो मान तो उतना ही होता जितना यहाँ धन के समय लग रहा है, पर दिशा विपरीत होती है। ये बात भी हम सीखे हैं, पाठ 1 में इस चीज को हमने सीखा था। अब ख्याल करो, इधर 1 कूलम आवेश जब हम यहां से यहां लाएंगे तो ये विद्युत क्षेत्र वाला अवकाश है। विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा और विद्युत क्षेत्र जो बल लगाएगा, हम 1 कूलम आवेश को यहां से यहां ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र बल इस दिशा में लगाएगा। अगर क्षेत्र ये दिशा में है तो बल भी विद्युत क्षेत्र वाला ये दिशा में लगेगा। तो जितना विद्युत क्षेत्र आवेश पर किसी स्थान पर बल लगाता है उतना ही बल हमको लगाना है और उतना बल हमको लगाकर प्रवेग रहित गति देकर धीरे धीरे 1 कूलम को अनंत से P पर लाना है। हम बल लगाएंगे, 1 कूलम को अनंत से P पर लाएंगे और कार्य की गणना करेंगे। वो जो कार्य है वही बिंदु P का विद्युत विभव कहलाता है। अब ख्याल करें, कार्य बराबर W बराबर सदिश F डॉट सदिश D होता है और जो बल है वो बल F बराबर QE होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अनंत से P के रास्ते में या P से अनंत पर जो पथ है उसमें विद्युत क्षेत्र समान हो। विद्युत क्षेत्र समान हो ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है। E का मान पूरे रास्ते में बदल भी सकता है और अगर E का मान बदलेगा तो F बराबर QE अनुसार F का मान बदलेगा और अगर F का मान बदलेगा तो हम कार्य की गणना सीधा सीधा हम इस सूत्र से नहीं कर सकते एकदम से। W बराबर सदिश F डॉट सदिश D, जहां D सदिश D विस्थापन है। तो यहां अनंत से P तक के पथ पर E जो विद्युत क्षेत्र है जिसने भी पैदा किया होगा, E चल है। अचल भी हो सकता है पर हम व्यापक बात कर रहे हैं इसलिए हम चल लेकर बात करेंगे। अनंत से P तक के पथ पर E चल है और E चल है इसलिए जो बल लगेगा F बराबर QE, यहां Q 1 कूलम लूंगा, QE ये भी कैसा होगा, चल। ये जो अवकाश है, ये जो पथ है, इस पथ पर E समान होना जरूरी नहीं है और अगर E समान नहीं होगा तो जो विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा वो समान नहीं होगा, अचल नहीं होगा। तो विद्युत क्षेत्र जो बल लगाएगा वो समान होना जरूरी नहीं है। तो हम जो बल लगाएंगे, हम तो विद्युत क्षेत्र जितना ही बल लगाएंगे तो हमारा बल भी चल होगा और हमारा बल चल होने के कारण हम कार्य की गणना खंड करके करेंगे। E बदल रहा है, F बराबर QE भी बल है, QE चल है और इसलिए कार्य की गणना में हमको अनंत से P तक खंड करने पड़ेंगे। एक बात और, विद्युत क्षेत्र जो बल लगा रहा है वो है F बराबर QE, लेकिन विद्युत विभव की परिभाषा में जो Q है, अनंत पर रखा हुआ आवेश, Q कितना है, 1 कूलम। तो Q 1 कूलम है इसलिए विद्युत क्षेत्र जो बल लगाता है वो होता है E जितना, सदिश E जितना, और सदिश E बदल रहा है और E बदल रहा है तो F भी बदल रहा है और F बदलेगा तो हमको इतना ही बल लगाना है, ये दिशा में, विपरीत दिशा में। तो हमारा बल बदलता है इसलिए हम कार्य की गणना इस तरह से करेंगे। तो क्या करना है जरा देखें। पूरे पथ के अनंत से P का जो मैंने एक पथ लिया है उस पथ के छोटे छोटे खंड कर दें। बराबर, ये रहा पहला खंड, थोड़ा यहां मैं बड़ा दिखा रहा हूं। बराबर, ये पहला खंड है, खंड 1, खंड 1, ये रहा दूसरा खंड, खंड 2।
पहला खंड, दूसरा खंड, डेस्क, और ये रहा अंतिमवा खंड, जिसको मैं एनवा खंड कह देता हूं, खंड एन। अब हम अनंत से एक कूलम को पी तक कैसे ले जाएंगे और कैसे कार्य की गणना करेंगे उसकी चर्चा करूं। हमने विद्युत क्षेत्र चल प्रकार का लिया है, बदलने वाला लिया है। खंड बहुत छोटा है। पहले खंड में जो विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता है E1 और एक कूलम को हम यहां से यहां ले आएंगे। विद्युत क्षेत्र की यह तीव्रता E1 है, तो जो विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा उसका मान होगा F1 बराबर Q इंटू E1, लेकिन Q एक कूलम है तो F1 बराबर E1। और एक कूलम आवेश यहां से यहां आया, एक कूलम आवेश यहां से यहां आया, यहां था और यहां आया, तो जो विस्थापन हुआ पहले खंड में, जो विस्थापन हुआ है वो उसको हम dl1 बोल देते हैं। ये विस्थापन है, ये बल है F1 बराबर E1 और जो विस्थापन हुआ है वो है dl1। ये विस्थापन है, ये बल और ये विस्थापन। विस्थापन इतना छोटा है, इतना कम है कि हम इस सूक्ष्म खंड के लिए बल को, तीव्रता को अचल मान सकते हैं। ये बहुत पास में है, बहुत छोटा है, सभी बिंदु बहुत पास में है। तो बहुत पास में बिंदु होंगे तो हम इस खंड के लिए, पूरे पथ के लिए नहीं, अनंत से P के पूरे पथ पर तो E बदल रहा है और E बदलेगा तो बल भी बदलेगा, परंतु एक छोटे से खंड का हम विचार करते हैं तो इस छोटे से खंड में E लगभग अचल है और E लगभग अचल है तो बल भी लगभग अचल होगा और विस्थापन है dl1। तो इस खंड में जो कार्य होगा उसको हम dw1 बोल देते हैं या w1 बोल देते हैं और w1 बराबर F1 डॉट dl1। F1 का मान E1 है क्योंकि F बराबर QE, Q एक कूलम है, तो W1 बराबर E1 डॉट dl1। ये रहा एक कूलम आवेश को यहां से यहां तक लाने में होने वाला कार्य, यहां से यहां यानी खंड एक में लाने में होने वाला कार्य। बिल्कुल ऐसे ही जरा खंड दो की बात समझे। खंड दो यहां से यहां तक ले लेते हैं हम, तो खंड दो में ये रहा खंड दो। खंड दो में तीव्रता है E2, तो जो बल लगेगा तीव्रता E2 है, तो जो बल लगेगा F2 वो होगा E2, क्योंकि F बराबर QE, Q एक कूलम है, F2 बराबर E2। और खंड दो में जो विस्थापन हुआ है उसको हम कह देते हैं dl2। यहां से यहां जो विस्थापन हुआ है ये यहां से यहां पर आ गया, तो जो विस्थापन हुआ है उसको कह देते हैं dl2। तो इस खंड में होने वाला कार्य W2 बराबर E2 डॉट dl2। तो तीव्रता अनंत से P पर तो बदल रही है, पर तीव्रता अगर एक छोटे से खंड में विचार किया जाए, तीव्रता का कोई भी छोटे से खंड में, तो तीव्रता अचल रहती है और तीव्रता अचल रहने से बल अचल रहता है और बल अचल रहने से हम कार्य का सूत्र, छोटे छोटे खंडों में होने वाले कार्य का सूत्र लगा सकते हैं। पूरे रास्ते पर तो एकदम से नहीं लगा सकते। तो पहले खंड का कार्य E1 डॉट dl1, दूसरे खंड में होने वाला कार्य W2 इक्वल टू E2 डॉट dl2, इसी तरह से तीसरे खंड में होने वाला कार्य W3 बराबर E3 डॉट dl3, और इसी तरह से अंतिमवें खंड में, nवें खंड में एक कूलम खसकाते खसकाते यहां लाएं और अंतिमवें खंड में होने वाला कार्य ये वाला खंड, अंतिमवें खंड में होने वाला कार्य Wn, सीधा लिख देता हूं, Wn बराबर En डॉट dln।
हम परिभाषा के हिसाब से सूत्र को सीख रहे हैं। एक कूलम आवेश को अनंत पर रखा गया और उस पर जितना विद्युत क्षेत्र बल लगाता है उतना ही बल हमको लगाना है। अब एक बात, ये जो हमने कार्य की गणना की, इसमें जो F बराबर QE वो विद्युत क्षेत्र वाला बल है, लेकिन हमको उसकी विरुद्ध दिशा में बल लगाना है, विपरीत दिशा में। तो यहां पर हम माइनस बल हम ये दिशा में लगाएंगे। विद्युत क्षेत्र ये दिशा में जितना बल लगाता है उतना ही बल हम विपरीत दिशा में लगाएंगे। तो हर एक के आगे, क्योंकि विपरीत दिशा है, E ये दिशा में और विपरीत दिशा में माइनस E, इसलिए यहां पर हम माइनस का उपयोग कर रहे हैं विपरीत दिशा में होने के कारण। माइनस E1 डॉट DL1 माइनस E2 डॉट DL2 माइनस EN डॉट DLN। हर एक कार्य में जो बल है उसके आगे हम माइनस चिन्ह का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि F बराबर QE वाला बल तो विद्युत क्षेत्र का बल है, हम उतना बल विपरीत दिशा में लगा रहे हैं, इसलिए हमने ऋण चिन्ह का उपयोग किया है। अब कुल कार्य की बात करें तो एक कूलम धन आवेश को अनंत से P तक लाने में कुल कार्य को हम W बोलते हैं। तो W बराबर W1 प्लस W2, प्रत्येक खंड में जो भी कार्य हुआ है उस सब का योग करेंगे। W1 प्लस W2 प्लस WN, W1 W2 इत्यादि का मान रखें। तो W बराबर माइनस E1 डॉट DL1 प्लस माइनस E2 डॉट DL2, खंडों के कार्य हैं, प्लस माइनस EN डॉट DLN। अब जरा ऋण चिन्ह कॉमन ले लें। तो हो जाएगा W बराबर माइनस E1 डॉट DL1 प्लस E2 डॉट DL2 प्लस प्लस EN डॉट DLN। यह क्रमिक योग है, सतत पथ पर यह क्रमिक योग है। पहले खंड का कार्य प्लस दूसरे खंड का कार्य प्लस, तो इस तरह से जो क्रमिक योग होता है उसको हम समाकलन के रूप में दर्शा सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं W बराबर माइनस इंटीग्रेशन E डॉट DL। तो एक कूलम धन आवेश को अनंत से P तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य हुआ वो कार्य का मान है W बराबर माइनस E डॉट DL। अब जो शुरुआत में एक कूलम आवेश अनंत पर है और फिर हम P पर आए, इसलिए यहाँ पर हम सीमित समाकलन का उपयोग करेंगे, सीमाओं का उपयोग करेंगे। तो शुरू में एक कूलम आवेश अनंत पर है और फिर वो P पर लाया गया है, तो जो प्रारंभिक सीमा है, लोअर लिमिट, वो होगा अनंत और जो अपर लिमिट वो होगा बिंदु P। W बराबर माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू P सदिश E डॉट सदिश DL। इतना कार्य हमने या किसी ने भी क्षेत्र के विरुद्ध किया, एक कूलम को अनंत से यहां तक लाने में किया गया कार्य इतना है। और यहां पर विभव की परिभाषा है, तो विभव की परिभाषा के अनुसार अनंत से एक कूलम धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं, अर्थात यही कार्य बिंदु P का विभव है। तो हम कह सकते हैं बिंदु P का विभव बिंदु
P का विभव, इसको अभी हम Vp से दर्शा देते हैं, बराबर Vp। तो Vp बराबर W, अर्थात Vp बराबर माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू P E सदिश E डॉट सदिश dl। ये सूत्र विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करने का व्यापक सूत्र है, निरपेक्ष विभव ज्ञात करने का व्यापक सूत्र है। विद्युत क्षेत्र चाहे किसी भी आवेशित पदार्थ ने पैदा किया हो, पर हम इस सूत्र की मदद से किसी स्थान का बिंदु का विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको जरा हाईलाइट कर दे, ये रहा विभव का सूत्र। अब हम विद्युत विभव का मात्रक, बीमा, ये भी सीखें। फिर विद्युत विभव को हम उदाहरणों से और भी ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं यहाँ पर विद्युत विभव का मात्रक बना रहा हूँ। मात्रक हम सूत्र से बना सकते हैं। मात्रक और बनाने के लिए हम इसी सूत्र का, विभव के इसी सूत्र का उपयोग करेंगे और मात्रक बनाएंगे और फिर बीमा बनाएंगे। तो अब अगला जो है वो है विद्युत विभव का मात्रक। विद्युत विभव भौतिक राशि है, अदिश राशि है, और इसका मात्रक जरा सीखे का मात्रक और बीमा भी। जब मात्रक बनेगा तो बीमा भी बन जाएगा, मात्रक बीमा। ख्याल करें, सूत्र का उपयोग करके ही मात्रक बनाएंगे। तो Vp बराबर बिंदु P का विभव या किसी भी बिंदु का विभव माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू P सदिश E डॉट सदिश dl। विभव का मात्रक बनाने जा रहे हैं, इकाई जिसमें हम विभव को नापेंगे। तो मात्रक बनाने में ऋण चिन्ह का, यहाँ जो ऋण चिन्ह है आगे धन या ऋण, उसका कोई लेना देना नहीं, समाकलन का भी कोई लेना देना नहीं। सूत्र में जो भौतिक राशियाँ आती हैं, होती हैं, उनके हम मात्रक रखेंगे तो विभव का मात्रक तैयार होगा। तो ये भौतिक राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब है, बराबर। तो ई का मात्रक है न्यूटन एन प्रति कूलम्ब। ई का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम्ब, और dl स्थानांतर, एक तरह की दूरी है दिशा के साथ, पर है तो दूरी स्थानांतर, और स्थानांतर या दूरी का मात्रक है मीटर। तो न्यूटन अपॉन कूलम्ब इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को जूल बोलते हैं। तो यह हो जाएगा जूल प्रति कूलम्ब। विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम्ब। लेकिन जूल प्रति कूलम्ब को वोल्टा नामक वैज्ञानिक की याद में वोल्ट कहा गया है। इस पूरे मात्रक को विस्थापित किया गया है। तो इसी जूल प्रति कूलम्ब को हम वोल्ट बोलेंगे। और मात्रक का भी संकेत होता है, जैसे न्यूटन का एन है तो जो जूल प्रति कूलम्ब है उसको वोल्ट बोला गया है, इसका भी संकेत है, और इसी को हम V से दर्शाते हैं। विद्युत विभव नाम की भौतिक राशि का संकेत भी V है, और विद्युत विभव का जो मात्रक है वोल्ट, उसका भी संकेत V है। कुल मिलाकर जब भी हम विद्युत विभव नापेंगे तो उसके मात्रक के रूप में हम वोल्ट का उपयोग करेंगे। हालांकि इससे छोटे मात्रक भी हैं, पर वो बात के लिए, उन जगहों के लिए जहां पर हम इसका उपयोग करें, जैसे मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, ये भी है, और बड़े मात्रक भी है वोल्ट से, जैसे किलो वोल्ट इत्यादि। पर SI में हम विद्युत विभव के मात्रक के रूप में वोल्ट का उपयोग करेंगे। ये विद्युत विभव का मात्रक है। अब मात्रक पर से ही बीमा बना लेते हैं, बीमा सूत्र या बीमा बनाते हैं। बीमा के लिए मात्रक का ही उपयोग करें। हमेशा किसी भी भौतिक राशि का या किसी अचलांक का जब बीमा बनाते हैं तो मात्रक से बनाएं, तो काउंटर प्रक्रिया करें, उल्टी प्रक्रिया करें।
यहाँ की बात नहीं है, ये कोई एक भौतिक राशि की बात नहीं है। पर जब भी कोई भी भौतिक राशि होगी उसका मात्रक पद से जब बीमा बनाना होगा तो इस प्रक्रिया का काउंटर से उपयोग करें। जैसे विद्युत विभव का बीमा बनाना है तो पहले हम इसका मात्रक याद करें। तो इसका मात्रक है वोल्ट, जो हमने यहाँ बना के रखा था, तो इसका मात्रक है वोल्ट। लेकिन वोल्ट से बीमा नहीं बनेगा, इसको तोड़ो। तो वोल्ट को मैं तोड़ रहा हूं। तो वोल्ट हमने किसको कहा था? ऊपर सीखा हुआ है जूल प्रति कूलम को। और जूल अर्थात न्यूटन इंटू मीटर पर कूलम। न्यूटन का बीमा हम जानते हैं और मीटर और कूलम का लिखेंगे तो हमको बीमा मिलेगा। पर यह बीमा mLTQ में हम पहले बनाएंगे। तो जरा देखें, तो न्यूटन M1 L1 T-2 न्यूटन का बीमा। फिर मीटर L1 अपॉन कूलम Q1 बटे में Q1। और इन सभी को हम इकट्ठा कर दें, सरल करें तो बीमा बन जाएगा। तो ये होगा M1 L2 T-2 और Q ऊपर ले लें -1। ये रहा mLTQ में विद्युत विभव नाम की भौतिक राशि का बीमा। हालांकि इस बीमे को हम mLTA में भी ले जा सकते हैं। A फॉर एम्पियर, यहाँ Q फॉर कूलम है, A फॉर एम्पियर। एम्पियर बराबर कूलम प्रति सेकंड, तो कूलम बराबर एम्पियर इंटू सेकंड। कूलम के बदले एम्पियर इंटू सेकंड रखकर हम mLTA में भी बना सकते हैं। पर इस पार्ट तक अगर हम mLTQ में भी बनाएंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो ये जो बीमा बनाया है ये mLTQ में बनाया है, ध्यान रखना। और हम जब चाहें इसको mLTA में परिवर्तित कर सकते हैं। Q की जगह एम्पियर इंटू सेकंड मतलब A1 T1 रखकर ऊपर ले लें, सरल कर दें तो mLTA में भी बीमा बन जाता है। पर यहाँ पर कूलम में बात थी तो हमने mLTQ तक बीमा को रखा है। तो हमने विद्युत विभव नाम की भौतिक राशि के बाबत प्रत्येक बात को सीखा। उसकी परिभाषा, ये परिभाषा बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्या मतलब है, उस कैसे सूत्र बनता है वो प्रक्रिया को सीखा। और फिर सूत्र बनाया, ये व्यापक सूत्र है। इस सूत्र की मदद से हम किसी भी प्रकार के आवेशित पदार्थ के विद्युत क्षेत्र में, कोई भी प्रकार का आवेशित पदार्थ के विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र बना सकते हैं। और हम बनाएंगे भी। इसके आगे की जो हम बातें थ्योरिया सीखेंगे उसमें हम भिन्न भिन्न प्रकार के आवेशित पदार्थों के क्षेत्र में किसी स्थान पर या बिंदु पर विभव कितना होता है वो हम बनाएंगे। पर यह व्यापक सूत्र है और यह विद्युत विभव का मात्रक है और बीमा है। अब थोड़ा सा विद्युत विभव के अर्थ को भी समझें ताकि विद्युत विभव नाम की राशि बहुत ढंग से हमें ख्याल आ जाए। तो विद्युत विभव का थोड़ा अर्थ ख्याल करें, देखें जरा इधर, थोड़ा सा उसको क्लियर करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मानो ये विद्युत क्षेत्र है, किसी ने भी पैदा किया हो सकता है और यहां तक 3 परिमाणिक रूप से यहां तक वह प्रभावी है, उसके आगे उसका प्रभाव नहीं है। जहां विद्युत क्षेत्र नहीं होता उसी जगह को हम अनंत कहते हैं। ये अनंत है। अब जरा ख्याल करें, मैं यहां एक बिंदु लेता हूं, जो नाम देना चाहो दे सकते हो। ए भी अब नाम दे देते हैं। ये रहा बिंदु ए। विद्युत क्षेत्र में बिंदु पर विद्युत विभव होता है, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव होगा। तो ये बिंदु मैंने ए लिया और माना ए का विभव, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए उदाहरण को समझने के लिए ख्याल कर रहे। ए का विभव, बिंदु ए का विभव है 10 वोल्ट। माना ये उदाहरण है विद्युत विभव को समझने के लिए।
बिंदु ए का विभव 10 वोल्ट है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अनंत पर अगर हम 1 कूलम धन आवेश रखें या कल्पना करें तो उस 1 कूलम धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए तक लाने में हमको क्षेत्र के विरुद्ध 10 जूल कार्य करना पड़ेगा। जितना विद्युत विभव होता है किसी बिंदु का 1 कूलम आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में उतना ही जूल कार्य करना पड़ता है। अब इस बिंदु का विभव 10 वोल्ट है, मतलब अनंत से 1 कूलम आवेश को यहां तक लाएं हम बल लगाकर दूरी तय करवाते हुए, तो हमको 10 जूल कार्य करना पड़ेगा। यह मतलब है। एक और बिंदु लेता हूं, कहीं भी यहां ले लेता हूं, यह रहा बिंदु बी। अब बिंदु बी का विभव मानो है 15 वोल्ट। इसका क्या मतलब? इसका मतलब अनंत से 1 कूलम आवेश को बी तक लाना हो तो हमें क्षेत्र के विरुद्ध 15 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो 1 कूलम आवेश वहां पड़ा है और इसको हम यहां लाएं तो हमको क्षेत्र के विरुद्ध 15 जूल कार्य करना पड़ेगा। W है, इसको W डैश बोल देते हैं। W डैश बराबर 15 जूल। तो देखो, A का विभव 10 वोल्ट है, B का विभव 15 वोल्ट है। अनंत से 1 कूलम को यहां तक लाने में 10 जूल कार्य करना पड़े और अनंत से 1 कूलम आवेश को B तक लाने में 15 जूल कार्य करना पड़ेगा। अब 2 बिंदु लिए, दोनों बिंदुओं के विभव हैं। अब हम एक और बात यहां जोड़ रहे हैं और वो है विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर का मतलब कि विद्युत क्षेत्र में कोई भी 2 बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को, विद्युत विभव के अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर, इसको भी जरा समझें। बिंदु ए और बिंदु बी, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच विद्युत विभवांतर बराबर VB माइनस VA। 2 बिंदु होंगे तो हम विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर को हम VAB से दर्शा सकते हैं। VAB, ए और बी के बीच का विभवांतर, और VAB बराबर B का विभव माइनस A का विभव। अंतर है, दोनों बिंदुओं के विद्युत विभव का वह अंतर है। VAB बराबर VB माइनस VA। और अगर ये उदाहरण की बात करें तो इस उदाहरण में जो VAB होगा वो होगा VB माइनस VA, 15 माइनस 10। तो VAB बराबर 5 वोल्ट। अब ख्याल करें इसको, अनंत से 1 कूलम को यहां तक लाने में 10 जूल कार्य करना पड़ा क्योंकि इसका विभव 10 वोल्ट है और इसका विभव 15 वोल्ट है, यानी अनंत से 1 कूलम आवेश को यहां तक लाने में 15 जूल कार्य करना पड़ा। और अब VAB को भी कार्य के संदर्भ में समझें। अब VAB का मतलब है 1 कूलम आवेश को A से B तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, A से B तक लाने में, वो उन दोनों बिंदुओं के विद्युत विभवांतर के जितना होगा। तो 1 कूलम आवेश को अगर हम A से B तक लाएं तो उतना ही कार्य करना पड़ेगा जितना उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। तो कुल बात तो वही हो गई। यहां से यहां तक लाने में 10, फिर यहां से यहां तक लाने में 5। तो इस रास्ते से लाओ या सीधे इस रास्ते से लाओ या किसी भी रास्ते से लाओ, विद्युत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र है। तो ये चीजें हैं। तो W डैश बराबर 15 जूल, W 10 जूल, और यहां से यहां तक लाने में जो कार्य है, ये कार्य वो होगा 5 जूल। ये विद्युत विभवांतर का मतलब है। तो इस पूरे लेक्चर में हमने विद्युत विभव नाम की राशि को समझा, परिभाषा, उसका सूत्र, व्यापक सूत्र और उसका अर्थ,
उसका मात्रक, उसका बीमा और थोड़ा सा विभवांतर के बाबत। अब हम अगले लेक्चर में विशिष्ट सूत्रों की चर्चा करेंगे। मतलब अगले लेक्चर में किसी बिंदुवत आवेश से जो विद्युत क्षेत्र पैदा होता है, किसी भी बिंदुवत आवेश से जो विद्युत क्षेत्र पैदा होता है, उस विद्युत क्षेत्र में किसी भी स्थान पर विद्युत विभव का हम सूत्र बनाएंगे। आज के लिए इतना ही।